आज हम लोग देखेंगे भाग 3 संसाधन और विकास। भाग 1 और भाग 2 के वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिए हैं। अब देखेंगे भाग 3 में संसाधन और विकास, किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों से विकास संभव हो पाया है। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन विकास के मूल आधार हैं। मूल आधार मतलब कि प्राकृतिक संसाधन से ही विकास संभव हो पाया है। शुरू से लेकर अब तक सभी में प्राकृतिक संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, मूल आधार क्यों कहा गया है? क्योंकि कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं। इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य कहा जाता है। एनवायरमेंट सोर्स फंक्शन किसे कहा जाता है? इन संसाधनों को, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, को उपलब्ध कराने की जो पर्यावरण की क्षमता है, पर्यावरण जो हमें प्राकृतिक संसाधन दे रहे हैं जिस क्षमता से, उसे ही कहा जाता है पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य, एनवायरमेंट सोर्स फंक्शन। ये कार्य उस समय शिथिल हो जाते हैं जब संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो जाता है। तो शिथिल मतलब कि ढीला हो जाना या कमज़ोर हो जाना। तो कब हो जाता है यह कमज़ोर? जब हम प्राकृतिक संसाधन का आवश्यकता से अधिक उपयोग करने लगते हैं या दोहन करने लगते हैं, या प्रदूषण संसाधनों को बिगाड़ देता है, या फिर प्रदूषण के द्वारा हम प्राकृतिक संसाधनों को बिगाड़ देते हैं। अगर हम अनवीकरणीय संसाधनों का नियंत्रित उपयोग ना करें, अनवीकरणीय मैंने भाग 2 में बताया है कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो जो अनवीकरणीय संसाधन हैं, वे अगर हम अनियंत्रित रूप से या आवश्यकता से अधिक हम उनका उपयोग करते हैं, तो वे एक न एक दिन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। या फिर नदी या नालों व हवा का प्रदूषण ना रोके तो जल्द ही विकसित विकास के लिए ज़रूरी संसाधन नहीं मिल पाएगा। देखिए, या तो हमें करना होगा अनवीकरणीय संसाधनों का नियंत्रित रूप से उसका उपयोग करना पड़ेगा, या फिर प्रदूषणों को रोकना पड़ेगा। वरना क्या होगा? प्रदूषण से या अनियंत्रित दोहन से अनवीकरणीय जो संसाधन है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। विकास में रुकावट आ जाएगी। देखिए, इनके विकास में रुकावट आ जाएगी। हमें विकास का ऐसा मार्ग अपनाना होगा जो प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक स्वस्थ स्थिति में उपलब्ध रखे, विकास और खुशहाली को लंबे समय के लिए अर्थात टिकाऊ बनाए रखे। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा उपाय अपनाना होगा, ऐसा रास्ता चुनना होगा, बनाना होगा जिससे ये संसाधन लंबे समय तक रहे और स्वस्थ स्थिति में रहे, जिससे हम विकास भी कर पाए और खुशहाली से हम अपना जीवन भी जी सकें। इसी को टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाली कहते हैं। इसका मतलब यह है कि विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच विरोधाभास हो, यह जरूरी नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकास अगर चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिक करना पड़ेगा तभी विकास हो पाएगा। हम विकास के और भी रास्ते ढूंढ सकते हैं। हम नियंत्रित रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके और नए रास्ते चुनकर हम अपना विकास कर सकते हैं, न कि विकास के कारण संसाधन हमेशा के लिए नष्ट किए जाए। देखिए, विकास के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट नहीं करना है। अगर हम अपने पर्यावरण को बेहतर समझें तो हम विकास के लिए टिकाऊ प्रबंधन भी कर सकते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसके लिए पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की अवधारणा विकसित की है। शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी, ये क्या होता है? देखिए, पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि एक सीमा तक प्रदूषण की जाए तो वह उसे समाहित करके हानि रहित कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर हम बहती नदियों में घरेलू कचरा बहाते हैं तो नदी के जीव उन्हें अपना भोजन बनाकर पचा लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया, और फिर से पानी उपयोग करने लायक बना रहता है। अगर हम अत्यधिक मात्रा में नदी की क्षमता से अधिक गंदगी प्रवाहित करें तो साफ पानी वाली नदी गंदा नाला बन जाएगी। आज हमारे प्रमुख शहरों के पास बहने वाली नदियों का यही हाल हो रहा है। आप देखिएगा, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उसके आसपास बहने वाली जो नदियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। यही नहीं, आज हम नदियों में कई ऐसे तत्व डालते हैं जिन्हें पचाने की क्षमता नदी में नहीं है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया, देखिए, साबुन के अपशिष्ट जो
जो सभी के लिए नुकसानदायक है। जो नदी में पाए जाने वाले जीव हैं उनके लिए भी नुकसानदायक है। ये पानी में बने रहते हैं और अंत में समुद्र में जाकर मिल जाते हैं और धीरे धीरे समुद्र जल को प्रदूषित करते हैं। इन्हीं सब की वजह से समुद्र का जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है, क्योंकि जो नदियाँ हैं सारे गंदगियों को बहाकर समुद्र में लेकर जाती है और जिसकी वजह से समुद्र का पानी खारा हो जाता है। साबुन के अपशिष्ट पानी में बने रहते हैं, घुलते नहीं हैं। ठीक है। गांव में लकड़ी से जलने वाले चूल्हे और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की तुलना करें तो चूल्हे से निकलने वाला धुआं की मात्रा नवीकृत होने की सीमा में कम होती है। ठीक है। जो चूल्हे से निकल रही है धुआं, उसे वायुमंडल वैसे भी अवशोषित कर लेती है, उससे वायुमंडल को उतना प्रभाव नहीं होता है जितना कि एक फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से वो प्रभावित होता है। किंतु फैक्ट्री से अधिक एवं निरंतर धुआं निकलता रहता है जो नवीकृत होने की मात्रा से अधिक हो तो वायु प्रदूषित हो जाएगी। इसका अर्थ यही नहीं है कि फैक्ट्री हमेशा वायु को प्रदूषित करेगी। यदि फैक्ट्री से नवीकृत सीमा तक ही धुआं निकले तो वायु प्रदूषित नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्री हमेशा वायु को प्रदूषित करेगी, उसका दूसरा रास्ता भी चुना जा सकता है। यदि फैक्ट्री से नवीकृत सीमा तक कम मात्रा में अगर धुआं निकले तो वायु प्रदूषित नहीं होगी। ठीक है। पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित करने की इस क्षमता को कहते हैं सिंक क्षमता। जब अपशिष्ट निर्धारित सिंक कार्यों की सीमा से अधिक हो जाते हैं तो पर्यावरण को दीर्घकालीन हानि पहुंचती है। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक सीमा तक ही प्रदूषण करते हैं या अपनी आवश्यकता, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी ज़रूरी है, तो अगर हम उसे करते हैं और प्रदूषण हो भी रहा है तो वो एक सीमा तक ही होगी। अगर हम किसी चीज़ का उपयोग ज़रूरत से अधिक करेंगे, अधिक मात्रा में उसका दोहन करेंगे तो प्रदूषण अधिक मात्रा में होगी। तो उससे क्या होगा, पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। पर्यावरण खुद को साफ भी नहीं कर सकेगी और इससे प्रदूषण बढ़ता ही जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए, भारत में भूजल की स्थिति पर वर्तमान आंकड़े हमें सुझाते हैं कि देश के अनेक भागों में इसके उपयोग की अधिकता से इसके लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं वर्तमान समय में भूजल के, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अनेक भागों में इसके उपयोग की अधिकता से इसके लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अनेक भागों में क्या है कि भूजल है पर्याप्त मात्रा में तो उसका दोहन किए जा रहे हैं, बोर चालू कर दिए हैं और बोरवेल लगाए हुए हैं, खेतों में बहा रहे हैं पानी को, कुएं का पानी को पंप के माध्यम से खींचकर सिंचाई कर रहे हैं या फेंक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अधिक मात्रा में कर रहे हैं, ज़रूरत से अधिक। तो उससे क्या होता है, खतरा उत्पन्न हो रहा है। पुनर्भरण से जितना जल वापस भूमि में जाता है उससे कहीं अधिक भूजल का उपयोग किया जा रहा है। जितना पानी ज़मीन के अंदर सोखकर, जब वर्षा होती है तो क्या होता है, ज़मीन के अंदर रिसकर पानी जाता है, तो जितना पानी जाता है उससे कहीं ज़्यादा निकाला जा रहा है, जिसके कारण लगभग 300 जिलों में पिछले 20 वर्षों में जल स्तर कितना 4 मीटर तक की कमी आई है। देखिए 4 मीटर नीचे चला गया जल का स्तर। यह स्थिति खतरे का संकेत है। भूजल के उपयोग की अधिकता विशेष रूप से पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कृषि समृद्ध क्षेत्रों, केंद्रीय और दक्षिणी भाग के कठोर चट्टानी पठारी क्षेत्रों तथा कुछ तटीय क्षेत्रों और तेजी से विकसित होने वाले शहरी क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक उपयोग होता है। यहाँ देखिए इन जगहों में क्या है, रबी फसल की उत्पादकता अधिक होती है, इसलिए वे भूमिगत जल का उपयोग करते हैं फसल के लिए, है ना, जिससे भूमिगत जल का स्तर अधिक मात्रा में नीचे जा रहा है। जल के उपयोग की इस अधिकता से भूजल का संग्रह कम हो जाएगा और बहुत ही तीव्रता से इसके स्तर में भी कमी होती जाएगी, जिससे भविष्य में क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी, पीने का स्रोत बहुत कम हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, भारत में कीटनाशकों का कुप्रभाव एंडोसल्फान कीटनाशक में देखा गया है। 1976 में काजू की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए सरकार ने 15,000 एकड़ भूमि पर हेलीकॉप्टर द्वारा एंडोसल्फान कीटनाशक का छिड़काव किया था। तो एंडोसल्फान क्या है, ये देखिए प्रश्न आता है। तो एंडोसल्फान क्या है, एक प्रकार का कीटनाशक है जिसका उपयोग 1976 में काजू की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए सरकार ने 15,000 एकड़ भूमि पर हेलीकॉप्टर के द्वारा छिड़काव किया था। यह कार्य केरल के उत्तरी भाग के कासरगोड नामक जगह है, वहाँ हुआ था। इस उपचार कार्य के 25 वर्षों तक जारी रहने के कारण 25 वर्षों तक लगातार एंडोसल्फान नामक जो कीटनाशक है उसका छिड़काव किया गया था। इसके कारण क्या हुआ, जल, वायु और संपूर्ण पर्यावरण इस कीटनाशक से पूरी तरह प्रभावित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 11 ग्राम पंचायतों के लोगों में, मुख्य रूप से कृषि श्रमिकों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।
वे विभिन्न तरह की बीमारियों जैसे मानसिक व शारीरिक विकलांगता, दिल और तंत्रिका तंत्र की बीमारियों आदि से ग्रसित हो गए हैं। ठीक है, कई प्रकार की बीमारियां लोगों को हो गई हैं। और कितने ग्राम पंचायत के लोग प्रभावित हुए हैं? 11 ग्राम पंचायत के लोगों में मुख्य रूप से कृषि श्रमिक जो है, कृषि के क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। यही नहीं, उस पूरे इलाके में मछलियाँ, कौवे व अन्य पक्षियाँ, कीट पतंगे आदि में भारी कमी आई है। देखिए, 1 किलो सल्फान कीटनाशक के छिड़काव से कितनी सारी समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि वह एक रासायनिक दवाई है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए। कुछ वर्षों से न्यायालय के आदेश द्वारा इसके छिड़काव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सभी प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से मुआवजा दी जा रही है। सरकार को अब मुआवजा देना पड़ रहा है इस वजह से। इन प्रश्नों के उत्तर के वीडियो आपको अलग से मिल जाएंगे। अभी देखिए संसाधन प्रबंधन। संसाधन का प्रबंधन कैसे होता है? हमें अपने प्राकृतिक संसाधन के उपयोग को नियोजित कर इसका प्रबंधन करना होगा। एक नियम बनाना होगा, है ना, और किस प्रकार उसका उपयोग करना है इसे हमें मैनेज करना होगा, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और भविष्य के लिए संरक्षित भी किया जा सके। अभी वर्तमान समय में जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा भी किया जा सके और भविष्य में हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वे भी इसका उपयोग कर सके। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी जिसे कहते हैं, संतुलन बना रहे, इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन को बचाए रखने के लिए हम निम्न उपायों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है, देखिए, वैकल्पिक संसाधनों पर जोर। जो प्राकृतिक संसाधन है उसके स्थान पर हम वैकल्पिक संसाधन जो है उसके स्थान पर किसी दूसरे संसाधन का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है उनके वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दिया जाना चाहिए। जैसे जहाँ जहाँ संभव हो कोयले का उपयोग न करके प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। जो कोयला है उससे प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, ठीक है, और कोयला भी नष्ट होता जा रहा है। तो अगर हम इसके स्थान पर प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं तो कोयले की भी कमी नहीं होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। लंबे समय के लिए ऊर्जा के स्रोत हेतु सौर ऊर्जा और पवन शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। देखिए, कोयले के स्थान पर हम सौर ऊर्जा और पवन शक्ति का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, इसके लिए प्रोत्साहन और व्यवस्था बनाए जाने की ज़रूरत है। लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और इसका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। दूसरा है संसाधनों का नवीकरण। इसे करने के लिए पर्यावरण संबंधी कई नियम और मापदंड बनाए गए हैं। अब हमें देखिए दूसरा क्या बताया गया है, प्राकृतिक संसाधनों का नवीकरण। इन नियमों का पालन करना एवं करवाना जरूरी है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम निम्न नियम करते हैं तो हम प्राकृतिक संसाधनों का नवीकरण कर सकते हैं। जैसे कि कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण करना। जो कचरा पुनर्चक्रण के लायक है उसे पुनर्चक्रण कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने पर सख्ती। जो कारखाने हैं, फैक्ट्री है, जहाँ पे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो है वो कारखानों से ही होते हैं, तो वहाँ प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने बहुत आवश्यक हैं और इसे ज़रूरी कर देना चाहिए। इस पर सख्ती लगानी चाहिए कि वे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाएं। अलग अलग क्षेत्र अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना। अलग अलग क्षेत्र अनुसार, अलग अलग जिस प्रकार के क्षेत्र है उस प्रकार सरकार को सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना चाहिए। विशेष प्रदूषक पदार्थों की जांच करना और उन पर कड़ा नियंत्रण रखना, जैसे मरकरी, पारा, लेड, सीमा, क्रोमियम प्रदूषण को बढ़ाते हैं, इसलिए इन पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। संसाधनों का समुचित उपयोग। तीसरा क्या है, संसाधनों का समुचित उपयोग। आज जिस प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ मची हुई है, इससे संसाधनों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। तो हमें संसाधन का एक निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए, समुचित उपयोग करना है, सबको बराबर करना है लेकिन कम करना है। ठीक है, जिस प्रकार कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य करने लगे तो पृथ्वी की इस जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 4 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। पर गांधी जी ने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। हर व्यक्ति मतलब कि एक एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सा कुछ है।
इस धरती में, इस पृथ्वी में, लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टि के लिए अपर्याप्त है। अगर कोई एक इंसान लालच करता है और आवश्यकता से अधिक बटोरने की कोशिश करेगा, मान लीजिए वो 4 इंसान का अपने पास रखना चाहेगा, तो 4 आदमियों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार संसाधनों का समुचित उपयोग भी आवश्यक है। अब देखिए संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियाँ केस अध्ययन दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियों में पहला केस दिया गया है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। पंजाब के हरिके बांध से यह नहर निकली है। पंजाब के हरिके बांध है वहाँ पंजाब में, वहाँ से नहर निकली है। यह थार मरुस्थल होते हुए पाकिस्तान की सीमा के समांतर प्रवाहित होती है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। इसके मुख्य नहरों की लंबाई है लगभग 650 किलोमीटर, जबकि सभी उपनहरों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई होती है 9060 किलोमीटर। इतनी लंबी लंबी नहरें वहाँ से निकली है। इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 20 लाख हेक्टेयर है। इसे इसका कमान क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ तक वो नहरें जाती है 20 लाख हेक्टेयर में जो फैली हुई है सिंचाई क्षेत्र में, उसे उसका कमान क्षेत्र कहा जाता है। कौन सी नहर की बात हो रही है? इंदिरा गांधी नहर। तो इससे क्या हो रहा है देखिए, यह थार मरुस्थल का क्षेत्र है जहां एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत के टीले पाए जाते हैं। थार मरुस्थल में चारों ओर रेत ही रेत है, ठीक है। तो यहाँ तक सिंचाई के संसाधन को पहुँचाया गया है। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वनस्पतियाँ नगण्य हैं। नगण्य मतलब कि नहीं के समान है, वनस्पतियाँ मतलब कि पौधे। अतः हवा द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक है। गर्मी में यहाँ तापमान 50 अंश सेल्सियस तक हो जाता है, 50 डिग्री तक हो जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 10 मिलीमीटर से भी कम होती है। बहुत कम वहाँ वर्षा होती है, इसलिए वनस्पतियाँ कम हैं। अब इसमें विकास क्या हुआ है देखिए इस नहर के माध्यम से। चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई 1960 से प्रारंभ हुई, जबकि चरण 2 की शुरुआत 1980 से हुई। चरण 1 1960, चरण 2 1980। नहर से मरु क्षेत्र हरा भरा और नम हो गया है, ठीक है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम हो गया है। तो नहर क्या है, मरुस्थल तक पहुंचाया गया नहर को, जिससे वहाँ की जो मिट्टी का वहाँ जो पेड़ पौधों की कमी है वो सिंचाई के साधन बढ़ने की वजह से वहाँ पे हरियाली आई, पेड़ पौधे उगे और फसलें भी उगाई गई, जिसकी वजह से वहाँ मिट्टी का कटाव कम हो गया। वनीकरण और चारागाहों का विकास हुआ। वनीकरण हुआ मतलब जंगल बनाए गए, पौधे वृक्षारोपण किया गया, इसे वनीकरण कहते हैं। और चारागाह मतलब पानी की वजह से वहाँ पे चारागाह भी विकसित हुए। सिंचाई की गहनता का प्रभाव यह है कि इन क्षेत्रों में कभी चना, बाजरा और ज्वार की खेती होती थी। फसलों को क्या है, उगने के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे सिंचाई का साधन आ चुका है, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी आ चुका है, इसलिए अब यहाँ गेहूँ, कपास और मूंगफली की खेती होने लगी। इसके साथ ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ने लगे। सकारात्मक के साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी वहाँ दिखाई देने लगे। क्या था वह? सघन सिंचाई के कारण और जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण जल भराव एवं मृदा लवणता की समस्याएं उत्पन्न हो गई, क्योंकि वह एक मरुस्थल क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ पे अब सघन सिंचाई के कारण क्या हुआ, सघन सिंचाई मतलब कि हर स्थान पर सिंचाई के साधन हो गए हैं, तो उससे जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण जल भराव एवं मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई। जल भरने लगे, जल भराव के कारण वहाँ पे मृदा में क्या आ गया, खारापन आ गया, क्योंकि वह रेतीली जगह है ना, वहाँ पे जल भरने लगा और जल भरने की वजह से वहाँ पे क्या हो गया, खारापन होने लगा। तो ये जो लवणता, मृदा लवणता है, ये भी भूमि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम होती है। तो ये समस्याएं भी वहाँ पे आई। पर देखिए नहर को पहुँचाने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हरियाली आ गई, फसल भी उगाए गए, ठीक है। पर जिस बांध को बांधा गया है उस बांध का पानी जो आगे बहता वह नहीं बह पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, नदी भी प्रदूषित हो रही है। आगे चल के नदी सूखी हो जाती है और उस सूखी नदी में नाली का पानी बहाया जा रहा है, कारखाने का पानी बहाया जा रहा है, जिसकी वजह से नदी क्या बन गया, नाला बन गया। तो वहाँ पे देखिए वो भी एक प्रकार से समस्या ही है जल प्रदूषण का। यह था बच्चों हमारा आज का पाठ, संसाधन
संसाधन एवं विकास।